नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। यही समय है, सही समय है। ये जो वाक्य है ना, ये सूत्र वाक्य है इस समय का, हर चीज़ के लिए। आप बिजनेस में है, मार्केट में, इंडस्ट्री में है या इवन पॉलिटिक्स में भी हैं, तो सही समय आपके लिए है ये कि आप अपने एक्शन को एक्टिवेट कर दें। बजट पेश किया गया, इंटरिम बजट था, लेकिन बहुत कुछ ऐसे ट्रिगर्स, ऐसे संकेत उसमें दिए गए जो आगे जाते हुए अनफोल्ड होंगे और उससे एक मूड और सेंटिमेंट बना। और जो हांगकांग और सिंगापुर में बैठ के हमारा बजट देख रहे थे, यानी बड़े निवेशक FIIs वगैरह, बड़े खुश हुए कि जो फिस्कल मैथ है वो उनको बहुत अच्छी लगी कि फिस्कल प्रूडेंस रहेगा और 2 साल के अंदर वो 4.5% से नीचे डेफिसिट को ले आएंगे। इसको मार्केट ने सैल्यूट किया। साथ ही जो उनकी बड़ी स्कीम्स थी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में उन्होंने 11% की ग्रोथ दिखाई, प्लस साथ ही बहुत सारे जो मास क्लासेस थे उनको एड्रेस किया और 1 लाख करोड़ का एक बड़ा फंड बनाया जो इनोवेशन फंड है, जिसमें बिना ब्याज के पैसे मिलेंगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसने मार्केट और इकोनॉमी का मूड और सेंटीमेंट बहुत अच्छे से ट्रिगर किया है। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आगे जाते हुए किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होंगी और ये क्या इकोनॉमी और मार्केट के लिए एक अमृत का साल बनने जा रहा है। एक बड़ा रीज़न ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सरकारी कंपनियों को देखें, PSUs जो बहुत ही अनटचेबल माने जाते थे, आप साल 2 साल पहले तक देखें तो कोई उनकी बात भी करना पसंद नहीं करता था, लेने की तो बात छोड़िए। और अगर सरकार ने गलती से OFS का नाम ले लिया कि इसका आने वाला, तो स्टॉक नीचे 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 जाने लगता था। लेकिन वक्त का चक्र बदला, पहिया घूमा और आज ऐसा कोई नहीं है जो न लेना चाह रहा हो या जो इसकी बात करना ना चाह रहा हो कि PSU स्टॉक्स में, PSU इंडेक्स में, सरकारी कंपनियों में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। तो क्या ये सरकार के पॉलिसी चेंज की वजह से आई है? सरकार की सोच में बदलाव आया है, इन कंपनियों को चलाने के तरीके में बदलाव आया है, जिसकी वजह से ये रैली देखने को मिल रही है। एक सिंपल सा आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। PSU बैंक्स जिनकी बैलेंस शीट बहुत ख़राब हुआ करती थी, अब नहीं है, वो इंडेक्स जो है एक हफ्ते में 11% चला है और सरकारी कंपनियों का जो ओवरऑल इंडेक्स है वो 8% चला है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये बाजार का अमृत साल है और यही समय है, सही समय है। तो अक्रॉस द बोर्ड जो ये तेज़ी बनी, दरअसल मार्केट को बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ ट्रेडर इन्वेस्टर की दुनिया है। नहीं, मार्केट में आपको ये इंडिकेशन मिलते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में आप पैसे लगाते हैं। तो कंपनियों का कामकाज इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए आज इसको हम लोग समझेंगे। हमारे साथ जो विद्वान लोग जुटे हुए हैं, हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ स्टूडियो में है अभय अग्रवाल जी, पाइपर सेरिका के फाउंडर है, CIO हैं। प्रकाश दीवान जी हैं, मार्केट के बड़े जानकार, और बजट के दिन थे लेकिन हम लोगों ने कहा था कि कम बात हो पाई, थोड़ा विस्तार से करेंगे। पंकज जैन जी हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अनिल पद्मनाभन जी हैं, बहुत ही सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। और अनिल जी आज हमारे चीफ गेस्ट हैं इस शो के, क्योंकि हम जनरली मार्केट के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हमने अनिल जी को इसलिए बुलाया कि बजट को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बीच से जो लोग खड़े होकर सुनते और समझते हैं ना, वो हम मार्केट वालों को ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। तो अनिल जी, आपसे आज शुरू करेंगे। हम लोग ने देखा कि मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त मूड बन गया, जिसको कहते हैं ना कि बहुत चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई की। तो ऐसा क्या बजट में किया गया जिससे लोग बहुत इसको अच्छे से रिसीव करें? इवन FIIs भी बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। नीरज जी नमस्ते। चीफ गेस्ट के तौर पे शायद मुझे एक ओपनिंग एड्रेस के बाद आप छूट दे देंगे निकलने के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता सर। चीफ गेस्ट हमारे साथ पूरे समय रहेंगे। सो जो आपका सवाल ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो संकेत अगर हम बजट के देखें, कल जब प्रेजेंट हुआ, पहली बात तो था कि इतिहास में सबसे शॉर्टेस्ट बजट था ये, 1 घंटे से कम था। और दूसरा जो सबसे बड़ा संकेत मेरे हिसाब से जो मार्केट में और पब्लिक में जो जाके एक इम्पैक्ट हुआ है, वो सरकार का एक मतलब अनएम्बिगुअस, जो मतलब बिल्कुल साफ उन्होंने एक क्लेम कर दिया कि हमारा चुनाव तो, री इलेक्शन तो पक्का है, हम जुलाई में वापस आएंगे और एक नया बजट रखेंगे। तो ये इतिहास में शायद पहली बार होगा कि एक सरकार ने इतना बड़ा एक ऐलान कर दिया। और इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कोई फ्रीबी कुछ भी नहीं रखा बजट में। वो कहते हैं हमारा काम ही हमारे लिए, हमारे 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 काम ही हमें वोट दिलाएगा। और उन्होंने फिर एक पूरी रिपोर्ट कार्ड खड़ी कर दी कि क्या 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 नहीं है। दूसरा जो एक सिग्नल आया इस बजट से, वो है फिस्कल रिजर्व, बोरोइंग कहते हैं, मतलब जो कर्जा लेता है सरकार।
तो नॉर्मली जब सरकार कर्जा लेता है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे बहुत फर्क पड़ता है, और फिर जाके जो लिक्विडिटी जो बनता है उससे इन्फ्लेशन पे असर होता है। अब जब आरबीआई लिक्विडिटी विड्रॉ कर रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो इस वक्त पे अगर सरकार जब अपनी बोरोइंग जो नॉर्मल से ज्यादा करे तो उसपे इम्पैक्ट होगा। तो सबको मतलब मतलब ये कोई संदेह नहीं था कि वित्त मंत्री टारगेट पे रहेंगे, बट ये तो टारगेट पे ही नहीं रहे, इन्होंने टारगेट से ज्यादा परफॉर्म कर दिया, मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। और ये इसका तुरंत इम्पैक्ट पड़ा बॉन्ड मार्केट पे, और मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बड़ा एक सिग्नल था कि अगर आपको निवेश करना है, आपका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो कम होगा, अभी तुरंत नहीं, बट एक आरबीआई के हाथ इन्होंने खोल दिए। नहीं तो आरबीआई अब मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करते वक्त एक डर नहीं रहेगा कि भारत सरकार बहुत बड़ा कर्जा लेके मार्केट में आएगा। तो इस ये दूसरा संकेत तो ये है। और तीसरा जो है, ये एक पूरा पॉलिटिकल बजट है, एक राजनीतिक बजट है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशारा इसका है कि जो इन्होंने डीलिंक कर दिया बजट और चुनाव से, जो कहते हैं ना डीलिंक द बजट फ्रॉम द बैलेट। तो ये एक अगेन बड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और दूसरा एक मतलब एक बिलीफ भी है कि जो फ्रीबीज का जो रेवड़ी जो मोदी जी कहते हैं, ये रेवड़ी कल्चर पे एक पूरा मतलब अटैक है, और मिडिल क्लास जो है इनको सबसे ज्यादा चुभता है रेवड़ियों का जो कॉस्ट होता है, तो उनके वो भी खुश हैं। तो ये सब आप मिलाएंगे तो एक तरीके से एक नया फेज शुरू हो रहा है। आई मीन ये कहना मुश्किल है कि ये कब तक रहेगा, कह नहीं रहेगा, बट सेंटिमेंट इस देश में बदल रहा है और बदलेगा। जी प्रधान सिंह, एक सवाल और आपसे। हमने ये देखा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार जो कर रही है, उसने ये कहा कि लगभग 11% से थोड़ा ज़्यादा इस साल उन्होंने अपना रखा। हाँ, बाजार शायद 10% के आसपास की उम्मीद रख रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा हुआ है। तो ये भी एक बूस्टर के तौर पे मार्केट ने लिया कि भाई जो बिग पिक्चर है वो कहीं से भी, आपने कहा ना कि पॉलिटिकली इसको बिल्कुल उन्होंने करेक्ट रखा कि ऐसा ना लगे कि फ्रीबीज बट रही है और सब बांटे दे रहे हैं फ्री में, ऐसा उन्होंने नहीं किया, और कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। इसको आपको लगता है कि ये जो लगातार, हालांकि रन रेट के हिसाब से आप देखें तो अब वो थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि बेस बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कंटिन्यूएशन में ये चलता जा रहे हैं, कि उम्मीद लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल, ये एक्चुअली मैं भूल गया ये, थैंक यू फॉर फ्लैगिंग। ये एक्चुअली आपको लगता है धीमा हुआ है, बट आप पहले जो 2 साल थे 30%, 25% और उसके ऊपर 11%, और अगर आप जीडीपी के लेवल पे देखोगे ये 4%, 3.9% हो गया है जीडीपी का। इतिहास में इतना बड़ा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि इसमें एक वित्त मंत्री ने आपके खुले स्पीच में भी बोला, फिर बाद में हमारे साथ इंटरव्यू में भी बोला कि हमें विश्वास है कि अब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश में जब निवेश देखते हैं हम, तो भारत सरकार का 5% के ऊपर कभी नहीं जा सकता। तो बाकी जो है ना वो नॉन गवर्नमेंट से आता है। तो यदि हमारा प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं करेगा ना, तो ग्रोथ का पिकअप जो है बरकरार नहीं रहेगा। तो इनमें दो सिग्नल थे, एक तो जो उन्होंने धीमा किया हल्का, जो आप लोगों को लग रहा है 11%, बट 3 साल डबल डिजिट ग्रोथ कैपिटल स्पेंडिंग किया बिना ज्यादा कर्जा लिए। तो ये बड़ी ही अहम बात है, ये रेवेन्यू बॉयंसी रहा है, तो उसके बल पे इन्होंने ये काम किया है। तभी वित्त मंत्री ने, आपको याद होगा, शुरू में कहा कि हम इनकम टैक्स देने वालों से मतलब बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि उससे हमें डेवलपमेंट स्पेंडिंग के पैसे मिले। तो ये दूसरा जो था इसमें इम्प्लिसिट जो बेट था कि प्राइवेट सेक्टर का निवेश अभी शुरू होने वाला है, ये साइकिल। जी अच्छा, ये बता दूं मैं आपको कि अनिल जी ने बजट के बाद पहला इंटरव्यू किया है वित्त मंत्री जी का। तो बहुत कुछ अंदर की बातें भी मैं पूछूंगा शो के दौरान, चीफ गेस्ट ने सब कुछ बता के जाएंगे मुझे। लेकिन अभय जी बहुत शानदार बजट पेश किया अनिल जी ने, बताया, चूंकि पहला इंटरव्यू किया तो बहुत डिटेल में समझा उन्होंने। मार्केट कल थोड़ा सा कम समझ पा रहा था क्या, आज एकदम उड़ गया? मार्केट आई थिंक मेरे को लगता है थोड़ा अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहा था कि कोई बड़ा बिग बैंग अनाउंसमेंट आ जाएंगे, ये जानते हुए कि ये इंटरिम बजट है, और गाइड कर रहे थे कि भाई इंटरिम बजट है, आप ज़्यादा ना इसमें रीड करें। और पिछले 9 साल में उन्होंने बोला है कि हम कोई बजट में बड़ी अनाउंसमेंट करने के फेवर में नहीं है, पॉलिसी डायरेक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। जो
बाकी जो अनाउंसमेंट्स हैं ओवर एस्टिमेट कर रहा था कि कुछ ऐसा आ जाएगा किसी सेक्टर स्पेसिफिक में, तो उसकी वजह से थोड़ी एक्सुबरेंस थी, फिर वो कम हुई। फिर आज आपने देखा वापस रात भर में पढ़ लिया ठीक से। रात भर में मुझे लगता है एज ए अनिल जी ने कहा बहुत ही छोटा बजट था, तो पढ़ने समझने में फ्रैंकली ज़्यादा टाइम किसी को लगा नहीं, पर लोगों को पसंद आई कई बातें। मुझे लगता है कि एक ये पिछले 9 साल में जो काम हुआ उसका एक रिपोर्ट कार्ड था कि देखिए हम कहाँ से शुरू हुए थे और जो हमने कितनी स्कीम्स चलाई, आत्मनिर्भर भारत, और फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बूस्ट करें, जितनी भी स्कीम्स थी उन सब का एक कल्मिनेशन का था कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, एट द सेम टाइम ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ही एक मैं कहूँगा पर्पल पैच जिसको कहते हैं इंग्लिश में इकोनॉमी के लिए है कि आपका डेफिसिट कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है और आपका ग्रोथ हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की जो अभी बात आप कर रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कब आएगा? जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। जब कोई बड़ा प्लांट लगाना चाहता है, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसको डिमांड दिख रही है, डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट की डिमांड सरकार को भी मालूम है, हम नहीं मीट कर पाएंगे जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो पीएलआई के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2-3 साल में हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम $2-3 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। वो क्यों हुआ? क्योंकि आप पीएलआई स्कीम नहीं चलाते, आप सेंसिबल सब्सिडी नहीं देते, तो वो नहीं बन सकता था वो सेक्टर। तो ये जो काम हुआ सारा, अब वो इस लेवल पे आ गया कि सरकार कॉन्फिडेंटली कह रही है कि हमारे कंट्रोल में है, हमें मालूम है, अगर हम कह रहे हैं 5.1% कर देंगे, 4.5% कर देंगे, हम कर देंगे, हम समझा सकते हैं आपको। और बफर भी है उसमें, डाइवर्समेंट की तो अभी बात ही नहीं हुई। पहले डाइवर्समेंट टारगेट होते थे 2 लाख करोड़ का, हमेशा मिस होता था, अब तो वो जेब में है। आप पीएसयूज की आप देख लीजिए, अभी क्या मतलब इसके 1/10 लेवल पे डाइवर्समेंट नहीं होते थे, और अब 10 गुना बढ़ गई आपकी वैल्यू जो आपकी जेब में है, जिसको आप कर सकते हैं। तो बफर भी बहुत हैं उनके सरकार के पास। तो मुझे लगता है एक बहुत एरोगेंस नहीं थी बिल्कुल भी, एक सिंपल मैसेज था कि हमें पूरा ध्यान है इकोनॉमी की तरफ, टैक्स पेयर को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, ग्रोथ पे फोकस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करेंगे। तो ये एक जो पूरा बना मैसेज, वो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को तो ये जो रैली है, ये दमदार रैली है, मुझे लगता है बहुत ही स्टेडी रैली है। बिल्कुल, जो न्यू हाई बना, वो मुझे लगता है कि बारिंग कोई टेक्निकल करेक्शन जो आते रहते हैं, वो मुझे लगता है बहुत सॉलिड एक लेवल अचीव किया है मार्केट ने, और यहाँ से अब आपको जैसे अर्निंग्स आएंगी, अब उसके ऊपर आपको ग्रोथ मिलता रहेगा। प्रकाश सर, मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त आज प्रदर्शन दिखाया शुक्रवार को, और उसने बजट को बहुत अच्छे से रिसीव कर लिया। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यूएस मार्केट हम लोग ट्रैक करते हैं, फेड क्या कह रहा है, कंपनियां वहाँ की अच्छा कंपनी को वहाँ के रिजल्ट बुरे नहीं आ रहे, यूएस के भी। अमेजॉन ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए, फेसबुक ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, कुछ एक आध के थोड़े से गाइडेंस उन्होंने कट किए, लेकिन अदरवाइज लार्जली नंबर 88% S&P कंपनी की जो अब तक आए हुए रिजल्ट है वो बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। अपना बाजार ये जो मतलब एकदम हाई फ्लाइंग है, इसके पीछे क्या ठोस कारण आप देखते हैं? गिरीश भाई देखिए, बजट में जैसे अनिल जी ने कहा, अभय जी ने कहा, कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जो आपको वीक कर सकती है आपकी थीसिस को, इन्वेस्टमेंट थीसिस को। कोई पॉपुलिस्ट मेजर नहीं आया। वोट कमाने के लिए सरकार चाहती तो काफी कुछ चीजें ला सकती थी, लेकिन उन्होंने वो ना लाते हुए भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंश को बहुत बहुत कायम रखा। बजट में जो फिस्कल डेफिसिट, ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक चुनौती वाला काम ये जरूर है कि आज 5.8 से 4.5 जाना है, तो कहीं ना कहीं मेन बजट जब आएगा जुलाई में, तो हो सकता है कहीं टैक्सेशन को लेके, कैपिटल गेन्स को लेके कई चीजें आ सकती है, उसकी हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे। बट ये सब बैलेंस करते हुए इन्होंने जो ग्रोथ को कायम रखने की बात की, तो मार्केट ने आज क्या किया, फ्राइडे के दिन क्या हुआ, जो थर्सडे को कंटिन्यूटी का ऐलान या एक बिगुल जो बजा बजट के जरिए, उसको सलामी भरी और बोला भाई कंटिन्यूटी थी, तो हम तो जो जैसे कर रहे थे, तेजी जैसे चल रही थी वही चल रही है। तो यही समय, सही समय इसीलिए है कि कोई तब्दील कुछ नहीं हुआ। जो सेलियंस मार्केट को दिख रही थी बजट से पहले 31 जनवरी तक, वही चीज आपको आज 2 जनवरी के बाद भी दिख रही है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ, कंटिन्यूटी ऑफ मोमेंटम जो है वो जारी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो होगी, जो जो विदेशी संस्थागत निवेशक देखते हैं, वो ये है कि आपने ये जो शुरुआत की है कई चीजों की पिछले 1-1.5 साल में, पीएलआई विलाई के जरिए जो ओरिएंटेशन आपने चेंज किया है, उसको आप और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। और जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे जो माननीय वित्त मंत्री ने जो बताया कि हम लोग ने ये सब काम किया है और इसको और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो देखिए जब आपका बॉटम ऑफ द पिरामिड इंप्रूव होगा तो सारी चीजें कंजम्पशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, सर्विसेज को लेके सुधरने वाली। तो हमारे यहाँ कोई सेक्टर इग्नोर हुआ हो बजट में, ये नहीं है। मार्केट को एक चीज समझ आएगी, सरकारी बैंक हो, सरकारी तेल की कंपनी हो, सरकारी रेलवे की, डिफेंस की, हर एक कंपनी का जो कामकाज चल रहा था वो कायम रहेगा। सो दैट कंटिन्यूटी इज आई थिंक द सिंगल बिगेस्ट मैसेज जो इस बजट से आता है कि भाई एवरीथिंग इज, ग्रोथ इज कंटिन्यूइंग एज नॉर्मल और हम उसको छोड़े नहीं। तो कहीं भी पी मल्टीपल री रेट होने की अभी गुंजाइश है। हाँ, कई जगह एक्सपेंसिव हो चुकी है, कई करेक्शन आएगा, वो सब एक अलग चीज है, उसका टॉपिक हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। पर जो आज आपको लेने की चेष्टा अगर आप करते हैं, तो जो आप 2 दिन पहले समझ रहे थे कि ग्रोथ स्टोरी इंडिया की है, वो कायम है, उल्टा और शायद दृढ़ हो। सो आई थिंक मार्केट ने इस वजह से एक अपना जो एक दिन जो बीच में सुस्ती वाला गया और 20-25-40 पॉइंट के दायरे में हम लोग घूमते रहे, उसको कवर अप कर लिया आज और ये दिखाया कि भाई और ये जारी रहेगा। और न्यूज फ्लो के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे या यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग को लेके जो फैक्टर्स हैं, उनको भी हमने डाइजेस्ट बहुत अच्छी तरह कर लिया है। सो इमर्जिंग मार्केट्स में जब पैसा आना शुरू होगा और चाइना अगर नहीं उतना अब्सॉर्ब कर पाता, तो हिंदुस्तान के मार्केट में अब आपको फिस्कल प्रूडेंस को देखते हुए कोई रोक ही नहीं। सो आई थिंक एफआई फ्लो बहुत बहुत मजबूत हो जाएंगे और डोमेस्टिक सेविंग्स और इसका जो चलन है मार्केट में, जो और इनफैक्ट राहुल जोशी जी के साथ हमारे जो टीवी 18 के संपादक है, उनके साथ एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू में उन्होंने एक एक चीज पे डिटेल में बात की है। उसमें उन्होंने खास ये कहा कि वो समझ रहे हैं कि मार्केट में कंजम्पशन को लेके चिंता है, तो उसके लिए भी जो ये गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये वाला जो कैंपेन है, ये वाला जो थीम है, इससे आपको अगले 6-12 महीने में कंजम्पशन भी वापस रिस्टोर होते हुए दिखेगा। सो आई थिंक हर पहलू को वो रखते हुए वो किया गया है। आई थिंक मार्केट को वो समझ जरूर आ गई कि ऑल ऑफ दिस मीन्स कि जो हमने सोचा है, जो मेरे पी एक्सपेंशन के, ईपीएस ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस हैं, वो सही बैठेंगे। तो वहां कोई चेंज नहीं है। उस वजह से ये आज फ्राइडे के दिन जो मार्केट ने सलामी भरी बजट को सहारा, वो जारी रह सकता ने कहा था कि ये साल अमृत साल है। काल तो चल ही रहा, लेकिन ये साल अमृत है, क्योंकि आप देखिए कि अभी बजट हुआ, फेड का इवेंट हो गया, अब आगे क्या होगा देख नहीं। अभी आप थोड़े दिन बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, फिर एक मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर है। और जिस तरह कॉन्फिडेंस अभी अनिल जी ने बताया कि सरकार कह रही कि हम अगला बजट जुलाई में लेके आएंगे, मतलब वो ये मान के चल रहे हैं और मार्केट भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ शायद ये गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। उसके जैसे ही चुनाव के परिणाम है, उसके कुछ दिन बाद फिर से फुल बजट है, और फुल बजट के खत्म होते ही फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा। फेस्टिव सीजन खत्म होते ही हम फिर नए बजट की तैयारी में लग जाएंगे, भी स्टार्ट होगा, और इस बीच में मौजूद, तो मतलब ये पूरा साल आपके लिए, मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए जबरदस्त ट्रिगर वाला है। तो पंकज जी, ये तो मतलब अमृत साल है, इसमें कोई रुकने के नाम तो कहीं दिख नहीं रहे मुझे। आप लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे दिल्ली में बैठ के? नमस्कार नीरज जी। आई थिंक मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, आई थिंक मार्केट जस्ट नीड स्मॉल ट्रिगर्स। और मार्केट क्या कह रही है कि जी हमारे को अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर मिली, अगर कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा, तो वी आर गुड इनफ टू कैरी ऑन बाय आवर ओन। और आई थिंक यही बजट में कल हुआ था। बजट में जो देखा गया कि बिल्कुल भी पॉपुलिस्टिक बजट नहीं था, और उसके अलावा जो उसके अंदर एक हिडन थीम थी, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, जो एक हिडन कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट बरकरार दे रही है, मैसेज दे रही है कि 2024 इलेक्शन इज अ डन डील। और सिर्फ अब शायद रेस है कि हम 350 हैं, 400 हैं, 410 हैं या 380 हैं। आई थिंक मैच शायद आपस में ही हैगा। तो उस कॉन्फिडेंस को मार्केट ने शायद लैच ऑन किया है। कल जो मार्केट बहुत ज्यादा अगर शायद मोमेंटम नहीं आ पाया था, आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कहीं कुछ फ्रीबीज ना आ जाएं, या मार्केट की शायद ओवर एक्सूबरेंस थी कुछ एक सेक्टर्स को लेके कि ऐसा
डिफेंस को लेके, रेलवेज को लेके कि पता नहीं क्या अनाउंसमेंट आ जाए, विच नथिंग हैपन। तो उन सेक्टर्स में हमने देखा था कि कल थोड़ी सबड्यूडनेस आई थी, बट आज मार्केट में दोबारा मोमेंटम आया जैसे ही मार्केट्स ने या मार्केट फोर्सेस ने रियलाइज किया कि इट्स अ वेरी डिसिप्लिन बजट। और उसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए ओवरनाइट में जिस तरह की इजराइल हमस को लेके जो बातें आ रही हैं, टेम्परेरी ट्रूस की बातें आ रही हैं, क्रूड में जिस तरह का फॉल आया, तो इन सारी चीजों का एक समीकरण मार्केट को एक लैच ऑन करने को मिला, मार्केट जस्ट टुक ऑफ। और हमें जिस तरह की बॉन्ड यील्ड में ईज आउट आई थी, तो आई थिंक सारा समीकरण था। एंड मार्केट इज डेफिनेटली sitting on positive momentum, sitting on positive liquidity. Rather, I've been meeting people, we have been reading so many articles कि शायद नेट कैश फ्लो एफआईज की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं हुआ है पिछले 2-4-6 महीने में, बट वंस दिस इलेक्शन डील इज डन, आई थिंक लॉट ऑफ मनी इज वेटिंग इन पाइपलाइन। और उसके अलावा जो एक नया मनी, एक जापानीज निवेशक का, जापानीज रिटेल का, जापानीज इंस्टीट्यूशन का काइंड ऑफ मनी, expected money and the kind of money that is coming into the market, I think that is another expectation जो मेरे को लगता है कि ये ग्रोथ को फ्यूल करता रहेगा। सिर्फ एक चीज का हमें डर है, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने निवेशकों को भी सचेत कर रहे हैं और आने वाले 1-1.5 महीने में आगे जाके सचेत करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो 2024 के इलेक्शन की पॉजिटिविटी हैगी, क्या वो कहीं पहले ही सारी इनबिल्ट ना हो जाए, कहीं मार्केट पहले ही नियर सैचुरेशन लेवल पे ना चला है। बट आई थिंक दैट वुड बी सीन आफ्टर अनदर अबाउट 6 to 8 वीक्स। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक मोमेंटम बरकरार है, सेक्टर रोटेशन चलती रहेगी। रिजल्ट्स आई थिंक बाय एंड लार्ज सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह के रिजल्ट्स हम देखने को मिल रहे हैं हमारे को, चाहे वो बैंकिंग के, अगर आप पिछले दिनों देखें पीएसयू बैंक्स के भी जिस तरह के यूनियन बैंक के रिजल्ट्स आए, पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट्स आए, अभी टाटा मोटर के रिजल्ट्स आए, आई थिंक बहुत ही अच्छे, बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो टेक्नोलॉजी के भी आई थिंक काफी इंकरेजिंग रिजल्ट्स है। तो आई थिंक सारे समीकरण इस टाइम पॉजिटिव बैठ रहे हैं। एंड आई थिंक मार्केट में जब कहीं भी एक टेक्निकल करेक्टिव फॉल आएगा, मार्केट इज रेडी टू लैच ऑन टू दैट एंड पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। एंड दैट इज आवर एडवाइस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने समझी। अब जैसे कि अभी आपने कहा ना कि बहुत कंपनियां बढ़ गई, वैल्यूएशन बहुत ऊपर गए हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट, सचेत होना चाहिए। ये बिल्कुल लाजमी है, ये बेसिक शिक्षा है जैसे कि बाजार की शिक्षा में आपको ये पहले बताया था कि सचेत हमेशा रहना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ सेक्टर रखता हूँ, फिर अनिल सर से समझेंगे इसको। जैसे बजट से बजट तक आप रेलवे के स्टॉक्स देखिए, IRFC देखिए 400% से ज़्यादा, RVNL 300%, एयरकॉन 300%, रेलटेल 250%, राइट्स 111%, IRCTC 53%, जो सबसे लेगार्ड है वो 53% स्टॉक चल चुका है। वैसे ही आप BHEL को देखिए, मझगांव डॉक, HAL, BML, BEL, BDL, एनी कंपनी, सरकारी क्षेत्र की कोई भी कंपनी, IOC, BPC, HPC, ONGC, OIL, HUDCO, द नेम द कंपनी, सब ने आउट परफॉर्म किया है। तो जैसे किसी एक कंपनी में बहुत बड़ा मूव आ जाता है सरकारी में, तो हम लोग उसकी बैलेंस शीट खंगालने लगते हैं, क्या कोई खबर आ गई, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, कुछ बड़ा चेंज हो गया। लेकिन जब पूरा सेक्टर, हर कंपनी सरकार की इस तरह से आउट परफॉर्म करती है, तो इसका यह मतलब होता है कि सरकारी लेवल पे, कामकाज के लेवल पे कुछ बड़ा इंस्टीट्यूशनल चेंज हुआ है, इसलिए पूरा सेक्टर चल रहा है। अनिल सर, आपसे समझेंगे, ये सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी को माना जाता था कि ये जनसेवा वाली कंपनी बनी। हम लोग इन्वेस्टर फ्रेंडली लोग कहते थे ये जनसेवा कंपनी है, इनमें निवेशक का कुछ नहीं होता है। लेकिन पिछले 2 सालों में निवेशक का इसी में सब कुछ हुआ है, और जहां भी उसने पैसे लगाए उसने बहुत बम्पर पैसे बनाए हैं। क्या बदला है PSU में, ऐसा क्या हो गया कि हर सेक्टर इतना अच्छा चल रहा है? नीरज जी, अगर आप इन कंपनीज को देखोगे तो इनके जो आउटपुट जो है ना, जैसे आपने आई थिंक IRFC का उदाहरण दिया, तो रेलवेज में जो निवेश हुआ है और जो ग्रोथ हुआ है उसका इनको भरपूर फायदा मिला है IRFC को। और IRFC एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें एसेट लाइट है और लायबिलिटी लाइट है, तो इसमें एक बड़ा यूनिक कंपनी है PSU उसमें। दूसरे में आप देखेंगे हर चीज जुड़ा हुआ है, लाइक डिफेंस का तेजस को आप देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक 5-6 साल पहले तो उस पे ये हो रहा था कि वो सरकार उस पर अटेंशन नहीं दे रही, वो सिक हो रहा है। उसमें आप देखेंगे तो ये तेजस का आया, उसका भी ग्लोबल डिमांड आ रहा है, हल्का हल्का भी इमीडिएटली नहीं हो रहा है। तो हर जगह से आप देखेंगे, बिकॉज सरकार का जो एक सिग्नल रहा है ना कि आपको पूंजी की कमी नहीं रहेगी, बस आपको क्वालिटी दिखाना पड़ेगा।
अब जैसे बीएसएनएल जैसे कंपनी को आज आप 5G लेवल पे लाके आ रहे हो, मतलब वो हर तरीके से देखो तो कोई उस पे पैसे डालने को तैयार नहीं, लेकिन वो उसकी भी रिकवरी कर रहे हैं। तो आई थिंक दो ही सिग्नल होंगे, एक तो निवेश के लिए पैसे दे रहे हैं, दूसरा सिग्नल है कि परफॉर्म और पेरिश। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से वही लग रहा है। कल्चरली भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं कि सरकार, जब ये नई सरकार आई पिछले 10 सालों में, तो मोदी की गवर्नमेंट ने जो काम काज करने के तरीके थे सरकारी कंपनियों ने, पुराने ढर्रे पे चल रहे थे, वो बदल दिया उन्होंने कहा कि अब आप काम करिए, परफॉर्म करके दिखाइए, आपको जो इजाज़त चाहिए, जो छूट चाहिए, लीजिए, आप काम करिए। क्या ये इस तरह के भी बड़े बदलाव किए गए हैं सरकारी कंपनियों में जिसकी वजह से ये काम हो रहे हैं? ये पब्लिक सेक्टर लेवल पे मुझे नहीं मालूम, बट भारत सरकार में हमने जरूर देखा है। बट एक पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है डीआरडीओ, जो जिसमें प्रधानमंत्री ने बोला कि एक उन्होंने आदेश दिया कि मुझे जो आर&डी लेवल पे है सारे 35 साल से कम चाहिए, तो उनके सीईओ ने जाके वैसे ही किया। अब आप ऐसे एक लेवल, एक सरकारी कंपनी में इतनी लेवल की आप छूट दे रहे हो जिसमें यूथ ला रहे हो, तो एक बड़ा सिग्नल है। बट आप सिंपल एक मेट्रिक देख लीजिए, अटेंडेंस। तो 2014 के पहले और उसके बाद में अब एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकार ने चालू कर दिया। उसमें थोड़ा एक ऑपोजिशन रहा, बट अब कोई चू चू नहीं करता है। बट मैं उस दिन सरकार में किसी से बात कर रहा था, वो कहते हैं अटेंडेंस पूरा ऑलमोस्ट 100% हो गया। कहता है ये एक थंब रूल होता है कि अगर अटेंडेंस है तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसी अगर आप सब जोड़ दो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना ही है इस सरकार का। तो ये एफिशिएंसी जो है, इवन अगर वो काम करने को तैयार नहीं है, उनका शेयर प्रेजेंस में आप काम टाल नहीं सकते। वही वो समझा रहे थे मुझे। तो उन्होंने देखा, कह रहे थे वो एचआर में अब ये बायोमेट्रिक्स के कारण अटेंडेंस कंपलसरी जो भी मैंडेटरी हो गया और उसका रिकॉर्ड है, और उसमें उसके कारण प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिग्नल, और आप सरकार में देखते हो टॉप डाउन से मोदी जी जब भी कहीं बाहर जाते हैं वो 36-48 घंटे जाते हैं, कुछ 3-4 कंट्रीज। वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है ये अक्सर दोहराते रहते हैं कितने प्रेशर में काम करते हैं वो लोग भी। तो आई थिंक एक वर्क कल्चर तो डेफिनेटली बदल गया है। अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, बट एक डेफिनेटली बढ़ा है, और उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मैं गेस ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल में पब्लिक सेक्टर के बारे में मालूम नहीं। जी नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही। देखिए, ये जब राजा खुद इस तरह से काम करने लगे तो नीचे वाले तो काम करेंगे ही। अगर प्राइम मिनिस्टर 25 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, तो कंपनियां कैसे नहीं करेंगी, प्रोडक्टिव अपने आप में बढ़ जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पोस्ट ऑफिस को सरकार प्रोफेशनली रन करना शुरू कर दे तो कोई कुरियर कंपनी उसके आसपास ठहरेगी नहीं। एक एक पिन कोड के एक एक घर उनके पास है, लेकिन वो ऐसे ढर्रे में चल रही है कि लोग उसको तरफ देखते भी नहीं है। अगर आप उसी को प्रोफेशनलाइज कर दीजिए तो आपका इंडियन पोस्ट भी किसी भी डिलीवरी को किसी भी दिन बीट कर सकता है। वो इतने एफिशिएंट वहाँ पे लोग हैं। लेकिन ये कि कल्चर बदलने की आपको ज़रूरत है। पीएसयू स्टॉक खरीदेंगे आप? मुझे लगता है अब लेट हो गए। अब ये जान देंगे। इतनी मैंने तारीफ करवाई, माहौल बनाया। नहीं, जो आपने कही वो फंडामेंटली वो ठीक है, पर वैल्यूएशन देखें तो अब मुझे लगता है कि अब एक पार्टी चल रही है, आप उसमें 12 बजे खत्म होने वाली, 11:30 बजे आप पहुंचे तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि अब जिस इन्वेस्टर ने बना लिए और अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल होल्ड करें। पर अब थोड़ा मुझे लगता है कि जो अगले 4-5 साल के गेंद थे फ्रंट एंड हो गए हैं ऑलरेडी। नए निवेश में थोड़ा सा चिंता, थोड़ा हाँ। पर इसमें एक नीरज जी एक और बात देखने की, क्योंकि मैं ये पीएसयू स्टॉक्स में देख रहा हूँ 20 साल से, और ये हमेशा हर 2-3 साल में एक स्टोरी आती है कि अब चलेंगे अब चलेंगे अब चलेंगे। अब क्या चल गए सच में। और पर अभी भी काफ़ी सारे जो स्टॉक्स जैसे आपने नाम लिए, वो आप उसको 2 साल के उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न है। अब 20 साल जाके देखेंगे तो एकदम सिंगल डिजिट रिटर्न ही है। तो इन्होंने बहुत साल तक कुछ परफॉर्म नहीं किया, और उस टाइम परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो नैरेटिव बनते थे। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, कुछ आउट परफॉर्म करता है तो उसका नैरेटिव बनता है, अंडर परफॉर्म करता है तो उसका नैरेटिव बाद में बनता है। तो उस टाइम ये नैरेटिव बनता था कि जैसे आपने कहा ये तो इनएफिशिएंट है, पॉलिटिकल हैं, ये सब हैं। चेंजेस हुए हैं उसमें, कल्चरली भी आप नंबर्स भी देखिए जो आए हैं अभी इस क्वार्टर में पीएसयूज के और बैंक्स के, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और वो इसलिए आए कि एक तो जो टॉप लेवल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी डीपॉलिटाइज हो गई हैं। पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते थे, लॉबिंग होती थी, सब होता था। अब वो आईबीबीआई बना के, बैंक्स का जो है बैंक बोर्ड बना के, उन्होंने
जो रिक्रूटमेंट है ऑफ द सीनियर मैनेजर्स और वो एक डीपॉलिटिसाइज हो गया है, तो उसकी वजह से लीडरशिप की क्वालिटी मुझे लगता है इंप्रूव हुई है। टारगेट्स दिए गए हैं इन्हें वेरी क्लियरली, जो पहले नहीं दिए जाते थे, मिस कर दे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, अब अकाउंटेबिलिटी है, आपको टारगेट दिए, आपको मीट करने हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ी है कि इनको भी मुझे लगता है थोड़ा जोश आया कि भाई हम क्यों नहीं कम्पीट करें। आप SBI, अगर मैं HDFC बैंक के सीनियर मैनेजर से बात कर रहा था, वो कहते हैं उनको सिर्फ एक बैंक से डर लगता है, इस पूरे देश में सिर्फ एक बैंक से, वो SBI से, क्योंकि SBI का इतना माइट है, पर वो पहले उसको अंडर अचीव कर रहे थे, अब वो कम्पीट करते हैं, उनको डर नहीं है, अब डर नहीं है, वो बिड करते हैं, बड़ी ट्रेजरी की डील है, ट्रेड की डील है, उसमें जाके बिड करते हैं वो। और तो एक बड़ा अच्छा वर्चुअस साइकिल में आ गए हैं मुझे लगता है होल PSU सेक्टर। पर एज अ स्टॉक इन्वेस्टर मैं देखूं तो आई थिंक जिस तरह के रन अप देखे हैं पिछले 2 साल में, उससे थोड़ा, हाँ मुझे लगता है कि क्या ये लेट हो गए हैं इस पार्टी में, तो ठीक है, तो अब कुछ और ढूंढेंगे। नहीं इंटरेस्टिंग बात आपने कही। इसमें खाली एक चीज़ जोड़ दूं मैं निजी तौर पे जानकारी नहीं मुझे, लेकिन मुझे इतनी सेंस और इतनी जानकारी है बीइंग पॉलिटिकल शोज़ की वजह से भी, कि आप मान लीजिए आप किसी के बहुत खास हैं इस गवर्नमेंट में भी, और उसने आपको किसी कंपनी का CMD बना दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, करना पड़ेगा, इवन पार्टी में करना पड़ता है तो कंपनी तो छोड़ ही दीजिए आप। तो यहाँ ये मुरव्वत नहीं है कि आपको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी हो गया है तो आप परफॉर्म नहीं करेंगे, और आपको मार्केट कैप भी दिखाना पड़ेगा कि आप देश की सबसे बड़ी जायंट कंपनी है, और आप उस सेक्टर की प्राइवेट कंपनी की 20वें नंबर की नीचे वाली कंपनी से आपका शुरू होता है काम, ये नहीं चलेगा। और पहले भी आपसे 1 मिनट सिर्फ और लूँगा, जैसे आप इतना एक्सपीरियंस आपका जो जर्नलिज्म का, आपने सुनी होगी कहानियां कि कैसे वैसे बैंक के CEO को फ़ोन आते थे कि इसको लोन दे दो, उसको लोन दे दो। हम सुनते थे अरे इस देश में कौन सा प्रमोटर जेल चला गया, कौन सा गारंटर है जिसने गारंटी दी तो उसकी गारंटी एक्सरसाइज हो गई। कितने साल सुना हमने, हमको बुरा लगता था कि यार देखो ओपनली हो रहा है। अब वो नहीं हो रहा है, फ्रैंकली अब नहीं हो रहा है। अब कोई कहे कि कौन सा प्रमोटर जेल चला गया, आप 10 नाम सुना सकते हैं। करेक्ट। तो एक बदलाव आया है, एक बैंक्स में ही बदलाव आया कि भाई देखो ये आएगा तो मैं भी चला जाऊंगा इसके साथ, मैं भी खतरे में आ जाऊंगा। तो एक रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट क्वालिटी, वो सब इंप्रूव हुआ है बैंक्स में ओवरऑल। ओके प्रकाश जी, मार्केट में चूंकि लीडिंग सेक्टर इस समय PSU है, PSU एज ए होल, बाकी उसमें तो फिर आप रेलवे, डिफेंस और ऑयल, पावर, पता नहीं दर्जनों सैकड़ों कंपनियां हैं। क्या आप PSU के इस रैली में पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको राइड करेंगे, या आपको लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं इस सेक्टर में? प्रकाश सर, हाँ जी। जो अपॉर्चुनिटीज 1 साल पहले थी उसकी बनस्पत हो सकता है अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि आपने पी एक्सपेंशन का दौर जो देखा है वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है। लेकिन ये किस सेक्टर्स में या किन पॉकेट्स में पी एक्सपेंशन हुआ है ये समझना जरूरी है नील भाई। जो सेक्टर में सरकार ने पहल करी, खर्चा करना शुरू किया, कैपिटल फॉर्मेशन आपने देखा, तो वो कहाँ था? वो डिफेंस में था। आत्मनिर्भरता का बिगुल बजा था 2022 की शुरुआत में। 2023 में उसका आपने वो होते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, उसका पूरा इम्पैक्ट आते हुए देखा। 2023 में आपने रेलवेज की शुरुआत देखी, तो रेलवेज में सब चीजें तब्दील होने लगी। वैसे ही अगर आप देखें तो कई जगह अभी भी आप, और बैंक्स में उससे भी पहले हो चुका था, जो सफाई हुई थी, NPA साफ करने की जो मुहिम हुई थी। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, एक्सपेक्टेशन, बिल्डअप, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब चीजें हर एक PSU सेक्टर्स में अलग अलग क्षेत्र में हो रही है। आप अभी एक क्षेत्र देखिए, टेक्सटाइल्स है फॉर एग्जांपल, वहां पे सरकार ने कोई भी प्रेजेंस अपनी नहीं रखी। वो जो नेशनलाइजेशन और वो सब हुआ था वो सब खत्म हो गया, प्राइवेट हो गया। लेकिन लेबर ओरिएंटेशन वहां बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म देखिए आप। तो मुझे लगता है कि सरकार का अब जो रवैया रहेगा उसमें आप डायरेक्ट, हो सकता है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में इतना फायदा आपको ना मिले। गिनी चुनी कुछ कंपनीज जैसे हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अभी भी मैं मानता हूं कि जो पहल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या पावर क्षेत्र में जो पावर ग्रिड और ये सब कर रहे हैं, इसमें अभी भी गुंजाइश है नीरज भाई। तो ये नहीं मैं कह रहा कि इस टाइप की कंपनीज आपको नहीं मिलेंगी। आपने इंडियन ऑयल, आपको इसी शो पे हमने दिवाली के आसपास डिस्कस किया था, 95 रुपए था, आज वो 160 रुपए है। तो आप ये देखिए कि हुआ क्या है कि वो जो 3 का पी था वो अब 5.5, 6.5, 7 का पी हो गया। तो एक्सपेंशन पी का अब हो रहा है कई जगह बाकी है। तो जहां बाकी है वहां आपको मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ PSU के जरिए, ट्रिगर्ड बाय PSU ग्रोथ, आएगा आपका प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन का या कैपिटल फॉर्मेशन का।
और वो कब होता है कि जब आपको दिखता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बुक देख लीजिए, उनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी ऑर्डर बुक है। जैसे भेल को पावर से क्षेत्र में फायदा हुआ है, वैसे अब ईआईएल को फायदा हो रहा है, लेकिन अभी भी ईआईएल की चर्चा इतनी नहीं होती। आपकी जो इतने सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, पोर्ट्स का जो नया नया पोर्ट्स को बनाने का जो काम है, उसमें ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का काम देख लीजिए। सो बहुत सारी कंपनीज ऐसी आपको दिखेंगी जहां पे कामकाज हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी री रेटिंग बाकी है, तो ढूंढना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, पहले आपको 50 कंपनी मिल जाती थी, अब शायद 5-7 मिलेंगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो डिफेंस को लेके, एटॉमिक एनर्जी को लेके, ये जो एरियाज है, टूरिज्म को लेके, तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा यूनिक, मुझे इस बजट में एक चीज समझ आई कि उनका नेक्स्ट मूव जो आए, जहां भी डेवलपमेंट का खर्चा करने की बात जब आएगी ना, तो आपको टूरिज्म में बहुत बढ़िया एक लहर दिखेगी। उसका रीजन है कि ना सिर्फ आपको ट्रेनें, प्लेन, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये सब का फायदा उसमें दिख रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो पोटेंशियल है, और खास करके जो अयोध्या जो 22 जनवरी का एक्सपीरियंस है, वो ना सिर्फ एक हिस्टोरिक इवेंट रिलीजियस पॉइंट से है, वो एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से भी है कि उसके बाद का आपको 6 महीने के बाद स्टैटिस्टिक्स दिखने शुरू होंगे। अगले साल महाकुंभ है, तो ये जो टूरिज्म का स्पाइरल इफेक्ट है ना, इसमें मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। कितने लोग इसमें शामिल हो पाएंगे, कितनी सारी कंपनीज आएंगी। और अब तो आप आईपीओ देखिए नीरज भाई, अगले हफ्ते इतने सारे आईपीओ हैं, उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी है, उसके अंदर आपको आप देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं। तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड साइज हाउसिंग, ये जो माइक्रो फाइनेंस, ये सारी चीजें जो है, इसमें एक आपको नहीं, तो सेक्टर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बट एनर्जी या ऊर्जा और डायरेक्शन तो है वो सेम रहेगी। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो कभी खत्म ही नहीं होती। उल्टा हमारा काम बढ़ते ही रहता है कि रोज नई चीजें खोजो, नई चीजों को समझो। जो अभी जी कह रहे हैं ना कि जैसे आप थोड़े से लेट हो गए इन द एग्जिस्टिंग पार्टी, कहीं और पार्टी हो रही होगी, तो वो वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि अब हम कहाँ जाए जो टाइम से हम पहुंच जाए। बिल्कुल देर हो गई, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको मोती मिल सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी। एक मैं बात कहूँगा, प्रकाश जी ने बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी का नाम लिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, और मेरे को याद है 2002-2001 की बात, ये स्टॉक उस समय करीब 60-65 रुपए का होता था, ठीक है। आज ये 265 का कुछ आसपास है। तो पर बढ़ा पिछले 2 साल में, 2 साल पर जो 20 साल निकाले वो भी आपको भूलने नहीं चाहिए। तो सूद समेत वापसी होगी ना इसकी। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात पहले कही थी, काफी शोज के पहले, कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं मार्केट में। आपको याद है वो डिस्कशन? एग्जैक्टली, मैं उसका फर्म बिलीवर हूँ। तो फिर टाइमिंग, तो अगर आप दुनिया में 25 साल आप लेके बैठे रहे, 25 साल के बाद आपको रिटर्न मिली, तो उसका क्या फायदा हुआ? हर चीज टाइमिंग से कनेक्ट होती है। मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ। अनिल साहब, एक सेकंड आ रहा हूँ, अपने सेंटेंस पूरा कर लूँ मैं, कि जब मैं करूँ इस पे, आप लोग एक दिन शो हम कर ही लेते हैं इस पे। बिल्कुल। टाइमिंग के बिना तो मार्केट में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। टाइमिंग ही कर रहे हैं एक्चुअली आप। जी अनिल सर बोलिए। मैं यही एक इन सबकी बातें सुन के मैं ध्यान में आया कि जो एक सिग्नल जो पब्लिक सेक्टर को दिया है भारत सरकार ने एयर इंडिया के बेचने से, कि ना कहीं ये एक सीमा है, जब तक लॉस मेकिंग हो तो एक मतलब प्योर कमर्शियल एप्लीकेशन नहीं, बट ऐसे घाटे उठाने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी एक सिग्नल है जो इन्होंने एक दिया है पब्लिक सेक्टर को, परफॉर्म और पेरिश। मैं सोचा ये इन सबकी बातें सुन के मुझे ध्यान में ये आया। नहीं, मैं सोचा आपसे बताऊं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग थी। और मुझे उसी समय के एक जानकार ने बताया था, जब बिल्कुल लग नहीं रहा था कि एयर इंडिया बिक पाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, देखना अगले हफ्ते अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो चूंकि अनलिस्टेड कंपनी, इसलिए मैं बता सकता हूं कि मुझे ये जानकारी एक हफ्ते पहले मिली थी, अगले हफ्ते एयर इंडिया बिक जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आते हैं फिर पंकज जी से पूछेंगे कि वो इस समय खरीद रहे हैं या दूर से बैठ के देख रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है पेटीएम का। पेटीएम में क्या हुआ है और क्या करना चाहिए उसमें, ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपको। आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट की तूफानी तेजी का, और उस तेजी के ट्रिगर क्या हैं। और इस साल तो ट्रिगर की भरमार है। यहाँ से आगे जाते हुए अगले बजट तक, जो फरवरी 2025 में आएगा, तब तक आपको ट्रिगर ही ट्रिगर मिलेंगे। हर 45 दिन बाद एक ट्रिगर मिलेगा। तो अभी के ट्रिगर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पंकज जी, आप क्या कर रहे हैं भाई इस तेजी के बाजार में? कहीं कुछ खरीदारी, बिकवाली कर रहे हैं या ठंड का मजा ले रहे हैं दिल्ली में आप?
नीरज जी, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। और जो हमारा काम है, हमारा काम एक्टिव हैंड होल्डिंग करना है क्लाइंट्स का, और साइडलाइंस पे बैठना बिल्कुल हमारा काम नहीं है। आई थिंक चाहे तेजी हो मंदी हो, आई थिंक एवरी डे इज अ वेरी एक्टिव डे। एंड और जिस तरह का बाजार है आजकल और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है आने वाले दिनों में, महीनों में, आई थिंक बहुत सीरियस हैंड होल्डिंग हमारे को करनी है। जस्ट दैट वी ऑलवेज ट्राई एंड प्रे कि भाई हमारी जो हैंड होल्डिंग है, एडवाइस हो, सीरियसली लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो और सही साइड पे निकले। आई थिंक दैट इज व्हाट। बट मेरे को लगता है कि मार्केट में सीरियस मोमेंटम है। और जिस तरह से आप अभी बात कर रहे थे कि पीएसयूज क्षेत्र में क्या पार्टी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, आर वी एट द फैग एंड ऑफ द पार्टी, मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। इवन जो सेक्टर चल भी चुके हैं, से समथिंग लाइक रेलवे, समथिंग लाइक डिफेंस, उसमें भी मेरे को लगता है कि जहां जहां पर भी थोड़ी सी डीपर करेक्शन आएगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वी आर स्टिल रेडी टू एंटर मे बी फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, नॉट ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन टीम। उसके अलावा अगर हम देखें कुछ एक पीएसयू से समथिंग लाइक बैंकिंग पीएसयूज से समथिंग लाइक टूरिज्म, अभी जैसे प्रकाश जी बात कर रहे थे, से समथिंग लाइक पावर एंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, आई थिंक ये कुछ एक सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट ने काफी कमिटमेंट अपनी दिखाई है। और मेरे को लगता है कि अगली टर्म में इन सब चीजों में एक अच्छा मैसिव इनफ्लो देखने को मिल सकता है। So there are opportunities still available in PSU sectors. There would be opportunity available in PSU sectors on correction, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक्सुबरेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है, समथिंग लाइक रेलवेज एंड डिफेंस। पर मेरे को लगता है कि ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है। उसके अलावा आने वाले वक्त में जिस तरह की गवर्नमेंट ने एक अपने बजट में जो एक रवैया दिखाया है कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग फ्रीबीज, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग केटरिंग टू पॉपुलिज्म, ये गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा है कि हम अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करें, इंफ्रा डेवलपमेंट ज्यादा करें, तो उससे बहुत सीरियस जॉब क्रिएशन हो रही है, बहुत सीरियस जॉब इकोनॉमी को इफेक्ट मिल रहा है, और उससे ज्यादा एक कंपाउंडिंग मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट मिल रहा है। एंड दैट इज अ वेरी मैच्योर काइंड ऑफ थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज ऑल्सो रियलाइजिंग। और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट उस तरफ ही अग्रसर है। सो इन सब चीजों का समीकरण देखें, आई थिंक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। जनरली बायस हमारा बाय ऑन डिप पे आएगा, बट जैसा मैंने कहा कि अगर ओवर एक्सुबरेंस होगी, जो कि बीच बीच में हो रही है और जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिफोर इलेक्शन होनी चाहिए, वी वुड बी डेफिनेटली ऑन साइड ऑफ कॉशन। बट वेरी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, वेरी पॉजिटिव टाइम्स अहेड, एंड आई थिंक बुलिश टाइम्स अहेड। कई बार ऐसा होता है भाई जी कि पार्टी चल रही है और आप 12 बज रहा, आपको लगा पार्टी खत्म होने वाली है, किसी ने कहा रुको अभी भाई बड़े वाले गेस्ट आने वाले हैं, तो 1 घंटा एक्सटेंड कर दी गई पार्टी। फिर जब खत्म हो गई फिर कहा नहीं मैं टिकट और खरीद लेता हूँ, 2 घंटे और चलेगी अभी, तो पता लगा सुबह 5 बजे तक चली। जी पंकज जी। नीरज जी, आई हैव अ कमेंट ऑन दैट। आजकल जमाना बदल गया है, आजकल पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये लीजिए नया वर्ड, आफ्टर पार्टी भी एक होगी। यूएस में आफ्टर आवर्स होते, इधर आफ्टर पार्टी चलेगी, तो पार्टी आई थिंक यंगर जनरेशन में दैट इज द बज़वर्ड। आफ्टर पार्टी कहां पर है भाई? बताइए सर, आफ्टर पार्टी। अच्छा, ये आफ्टर पार्टी बीच में एक थोड़ा सा एक ऐसी घटना हो गई जिससे हमारे इन्वेस्टर्स की पार्टी थोड़ी खराब हो गई। उस पर्टिकुलर मैं बात करूं पेटीएम जी, क्या हुआ है सर पेटीएम में, पहले ये बताओ आप। पेटीएम बहुत ही सिंपल चीज़ हुई। मतलब इसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। पेटीएम के 2 बिजनेस है, एक तो पेमेंट, ठीक है, आप और मैं पेमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को या बैंक को किसी को, तो वो पेमेंट या तो हम अपने बैंक से डेबिट करके आपके बैंक में ट्रांसफर कर दूं, तो वो एक सिंपल, ये पेटीएम का पुराना बिजनेस था जिसको वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं क्योंकि वो एक फिनटेक कंपनी है, पूरे देश में रीच है। प्रॉब्लम है उस बिजनेस में पैसे नहीं बनते, तो उन्होंने कहा कि अब पैसे कैसे बनाए, तो एक हम लेंडिंग भी करेंगे। तो लेंडिंग के लिए उन्होंने आरबीआई से पेमेंट बैंक का लाइसेंस ले लिया। तो आरबीआई ने कहा कि आपको अगर वॉलेट में पैसे डालने हैं किसी से लेके, तो आप इस वॉलेट में ये बैंक में जाएगा, क्योंकि आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। आरबीआई ये रेगुलेटर है कि किसी भी रिटेल डिपॉजिट होल्डर के पैसे सेफ रहने चाहिए। तो एक बैंक का लाइसेंस है, तो उस बैंक को वो यूज कर रहे थे लेंडिंग के लिए। तो आपने जो सुना होगा पिछले 2-3 कॉन्फ्रेंस कॉल्स में कि लेंडिंग का बिजनेस बढ़ रहा है, 30%, 40%, 50% बढ़ गया, और वो प्रॉफिटेबल होगा। इन्वेस्टर्स का फोकस उस लेंडिंग बिजनेस में था, प्रॉफिटेबिलिटी। अब अनफॉर्चुनेटली आरबीआई ने कहा कि आप लोग 2020 से नॉन कंप्लाइंट है, आपको हमने वार्निंग दी, आपको कई बार बोला, समझाया, आप लोग नहीं सुन रहे हैं, आपका ये लाइसेंस अभी रद्द किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। आप 29 फरवरी से आपका लास्ट डे, उसके बाद से आप बैंक का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जो कंप्लीट बैन, तो ना आप डिपॉजिट ले सकते हैं, तो आप वॉलेट में पैसे किसी के नहीं डलवा सकते हैं। आप अपना पेमेंट का जो सिर्फ बिजनेस है, जो यूपीआई पे आप
पेमेंट ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो आप चलने दीजिए, पर उसमें पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते, आप वो चला जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो बिजनेस है वो आप फिर पुराने टाइम पे आ गए जिसमें आपके एक्सपेंसेस हैं पर इनकम नहीं है, और जो बिजनेस जिस पे आप बैंक कर रहे थे वो बंद हो गया। तो ये एक बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो खड़ा हो गया कि भाई अब कंपनी में रहा क्या। और आरबीआई का जो सर्कुलर आप देखें, एक पेज का, और बड़ा सिंपल और डायरेक्ट है, उसमें बहुत डायरेक्ट है, उसमें क्लियर डायरेक्शन है कि आप बंद कर दीजिए ये सारे बिजनेस। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि भाई अगर 30,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है तो वो किस लिए है, 10,000 करोड़ उसके पास कैश है, पर जो 20,000 जो हम नेट दे रहे हैं बाकी वो किस लिए है। तो आई थिंक वही एक पैनिक है कि जो आप बिजनेस पे आप बैंक कर रहे थे, मैनेजमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि हम दूसरे बैंक्स के थ्रू करेंगे, पर अब जब वो होगा, किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, वो बाद में असेस होगा। अभी के लिए तो पूरी पैनिक सिचुएशन है, और वो पैनिक सिचुएशन जायज़ है क्योंकि आप जो बिजनेस चला रहे थे वो अब आपके हाथ से चला गया। तो अब इसमें निवेशक क्या करें, कुछ उनके पास कोई रास्ता बचा क्या? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक पहले तो सबसे बड़ी बात कि मुझे नहीं लगता कि ये टाइम है कि कोई एडवेंचरस बाइंग करे उसमें। नहीं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको तो सर्किट लग रहा है, तो उनको तो ऑप्शन ही नहीं है। जब तक सर्किट खुलेगा नहीं तब तक मुझे नहीं लगता कि सर्किट खुले भी तो किसी को इसमें एवरेज डाउन करना चाहिए, या सोचना है कि मैंने 1,000 रुपये पे लिया था अब कम में मिल रहा है तो मैं इसको एवरेज कर लेता हूँ, क्योंकि एक ये बिजनेस क्या है यही अभी समझना बहुत मुश्किल है। और एक जी प्रकाश जी, ये बड़ी मतलब अनफॉर्चुनेट स्टोरी है, इसके बारे में क्या कहा जाए कि जब से इसका आईपीओ आया वो प्राइस दोबारा नहीं देखा इसने, और लगातार इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। अभी थोड़ी होप बनी थी कि दोबारा ऊपर जा रहा था, अचानक से एक बम फूटा और स्टॉक लगातार 2 से 20% के लोअर सर्किट पे चल रहा है। क्या लगता है आपको कि इसमें क्या होगा आगे, किस तरह से चीजें पैन आउट होंगी? प्रकाश जी। नील भाई, क्या कैसे पैन आउट होगा ये थोड़ा सा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि अभी तक कोई भी डिसाइसिव एक्शन मैनेजमेंट की तरफ से भी नहीं आया। उन्होंने अपना बयान दे दिया कि हम तो जो रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं वो करेंगे, और जैसे अभी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि जो लोन वाला बिजनेस है वो दूसरे बैंकों के जरिए करेंगे, वो को लेंडिंग का अप्रोच जिसको कहते हैं। लेकिन उसमें कमाई कितनी होनी है, स्प्रेड्स उनके मिल सकते हैं नहीं, उनके पास फ्लोट नहीं रहेगा, तो वो बिजनेस को मतलब काफी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं उस पर। तो होगा ये कि इनके लिए बैंक लाइसेंस हटा के ये जो बाकी का काम कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनके 2-3 अच्छे कारोबार शुरू हुए थे, थोड़ी सी लगाम पकड़ना शुरू हुए थे, लेकिन वो भी अब थोड़े से लड़खड़ा रहे। खास करके जो मर्चेंट्स के पास जो पीओएस इक्विपमेंट ये लोग जो दे रहे थे, उनके यूसेज पे थोड़ी बहुत फीस कमाते थे, तो वो सारी चीजों को अगर ये फोकस करें तो अलग एक बिजनेस मॉडल हो जाएगा। लेकिन वैल्यूएशन में इंपेयरमेंट यानी जो कटौती आनी है, अब ये 10,000 करोड़ भी जो कैश पड़ा है ये तो आईपीओ से बटोरे हुए पैसे का ही है जो प्रीमियम लिया है। तो ये पहले ही आईपीओ आया तब से ही एक्सपेंसिव था, बिजनेस मॉडल क्वेश्चनेबल थोड़ा सा था। ये टिपिकल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग तो तब से ही इससे दूर परहेज करने की बात कर रहे थे। होगा ये कि अगर इसको कोई और कंपनी इसका अधिग्रहण करती है इस बिजनेस का एट व्हाट एवर वैल्यूएशंस, और उसको अलग से एक अपनाया जाता है, ढाला जाता है जिसमें कोई रेगुलेटरी ओवरहैंग नहीं हो, तो एक जिसको कहते हैं ना, एक कहीं ना कहीं एक सेविंग ग्रेस वो हो सकती है, एक बचावा हो सकता है कि भाई आप एकदम टूटने की बजाय आप थोड़े बिखर गए लेकिन टूटे नहीं। तो ये चीज की पॉसिबिलिटी है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितना वायबल है, फीसिबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि एक फिनटेक को लेंडिंग साइड में अगर रेगुलेटरी वो आ जाता है तो वो वहां की ग्रोथ एकदम से आप बंद कर दे, तो जो भी लेगा उसको किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, वो एक पेचीदा सवाल है। निवेशकों को करना क्या है कि आप जैसे ही सर्किट खुलती है आपको निकलने की वो चेष्टा करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं एक प्राइस पे शायद कोई रिकवरी के तौर से लोग बॉटम फिशिंग करके आए, लेकिन ये स्टॉक या ये कंपनी का बिजनेस एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ही समझ आता है या समझना चाहिए। रिटेल निवेशकों को बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। सो आई डोंट थिंक अभी तो कोई इसमें रिस्पाइट बहुत इमीडिएटली दिख रही है, अनलेस कोई न्यूज फ्लो ऐसा आता है, डेवलपमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं एक सहारा मिल जाए, जिससे ये निकलने की एक गुंजाइश हो। एक सवाल और आपसे सर, अभय जी, क्या विकल्प हो सकते हैं मैनेजमेंट के पास कि वो क्या करें? क्या वो
आरबीआई के पास जा सकते हैं कि भाई अब हम पूरा कंप्लायंस ठीक कर दे रहे हैं, तो आप मुझे इसको रिस्टोर कर दीजिए, क्या ऐसा संभव हो सकता है? या वो उनके पास चॉइसेस क्या हैं? क्योंकि उन्होंने एंट का स्टेक भी खरीदा है जी, और काफ़ी ऊंचे प्राइस पे प्रमोटर वहाँ, ने हाँ प्रमोटर ने खुद विजय शेखर ने लिया, और विजय शेखर का जो स्टेक उस जिस प्राइस पे लिया उससे लगातार वो नीचे आ रहा है। जी। अब मुझे नहीं पता कि वो, चूंकि वो लोग, एक तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कौन कॉल में खुल के कि किस किस तरह की चीज़ें हो रही, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं इसमें, मतलब नॉट श्योर कि आपको भी नहीं पता होगा क्या हो, लेकिन अंदाजे से कि क्या हो सकता है इसमें। जी, पहला जो काम उनको इमीडिएटली करना चाहिए कि आरबीआई के साथ इंगेज करके उनसे बात करें कि क्या क्या हमारे डेफिसिट थे, क्या कमियां थी, आप लिस्ट दीजिए और हमें एक समय दीजिए 3 महीने का, 6 महीने का, कि हम उनको पूरा करें। और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम आरबीआई इंसिस्ट करता है कि आप अपना बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करिए, सीनियर बैंकर्स को लाइए जिनको क्रेडिट रिस्क और जिनको समझ है कि रिटेल लेंडर्स का पैसा हम कैसे सेफ रखें। तो मुझे लगता है सबसे पहले इमीडिएटली उन्हें आरबीआई के साथ इंगेज करना चाहिए, पर वो उन्होंने कल बोला नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि तो मैं बड़ा हैरान था, कुछ बोलने हाँ, तो मैं बड़ा हैरान था इस बात पे कि उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम आरबीआई के साथ वापस इंगेज करेंगे और हम रिडीम करने की रेमेडी करेंगे। आरबीआई ने सस्पेंड किया लाइसेंस, कैंसिल नहीं किया है, तो एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास जाके कि उसको वापस ठीक से मना के ले लें। और ये किया है दूसरे से, भारत पे है, एक बड़ी कंपनी है, भारत पे ने यूनिटी एसएफबी को एक्वायर किया मर्ज करके, और वो भी यही बिजनेस करते हैं, शांति से करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, तो ये किया जा सकता है। तो अब एक तो ये है कि उसमें टाइम लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, पर आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा है कि इतनी बड़ी आपकी फ्रेंचाइज है, आप दूसरा कोई बिजनेस सोचें, पैसे की कमी नहीं है, आपके पास 10,000 करोड़ कैश पड़ा है, तो आपके पास एबिलिटी है आपकी, आप री करें। और फिर तीसरा जो लास्ट डिफॉल्ट ऑप्शन है कि आप सोचें कि कोई ऐसा सूटर है मार्केट में जो आपको बेल आउट करके, या कोई एग्जिस्टिंग बैंक है कि आपका बैंक तो चला गया पर एक दूसरा कोई बैंक है जो एसएफबी है या बड़ा, जैसे अगेन यूनिटी और भारत पे ने किया कि आप उनके साथ एक मर्जर कर लें या जॉइंट वेंचर कर लें, तो वो बैंक चलाएं और आप अपना फिनटेक का पेमेंट का बिजनेस चलाएं। तो मेरे को लगता है ये 3 ऑप्शंस हैं इनके पास। इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें पॉसिबली हो सकती हैं। पंकज जी, कोई जनरल कमेंट आपका, नॉट वेरी स्पेसिफिक स्टॉक? आई थिंक देखो नीरज जी, पेटीएम के साथ 3-4 इश्यूज थे राइट फ्रॉम डे वन। जब इनका आईपीओ आया था, बहुत हेवीली प्राइस आईपीओ आया था, एंड दैट वाज नोन अक्रॉस द बोर्ड। और शायद आईपीओ आने के पहले दिन से ही जिस तरह की लिस्टिंग हुई थी, जिस तरह की डाउनवर्ड लिस्टिंग हुई थी, मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर था कि नाउ हाउ टू कीप द इन्वेस्टर्स हैप्पी और किस तरह से बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो आई थिंक दे वर कटिंग कॉर्नर्स राइट फ्रॉम डे वन। और पिछले दिनों में हमने देखा, पिछले 2-3 क्वार्टर से आरबीआई बहुत ज्यादा चिंतित है अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द अंडरलाइन रीजन। और हमें नहीं पता कि किस तरह की लेंडिंग एक्सपर्टीज पेटीएम या पेटीएम बैंक के पास। आई थिंक दैट इज अनदर रीजन। और उसके अलावा एक ओपेकनेस है इनके बिजनेस में कि कहां से रेवेन्यू आ रहा है, कहां से रेवेन्यू आ रहा। जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी कंट्री में, उसके बाद कुछ एक साल में ऐसे, या अभी भी ऐसे बस थे कि ये जो इनका जो कोर बिजनेस है, बेसिकली जो पेमेंट ट्रांसफर का बिजनेस है, कि शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसमें कुछ एक चार्जेस लेना अलाउ कर दे, और विच वुड बी वेरी हेल्दी एंड बेनिफिशियल फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज। बट गवर्नमेंट ने ऐसा रुख कभी नहीं दिखाया। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम ये सारी चीजें बहुत बढ़ोतरी करना चाहते हैं और चार्जेस बिल्कुल नहीं लेने देंगे। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक थिंग्स आर वेरी हेजी। हम किसी को भी कह नहीं रहे कि यहां से एवरेज आउट किया जाए या नहीं बाय आउट किया जाए। सो लेट्स सी वेयर द थिंग सेटल। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अगर इनका बेल आउट होना है तो इनको आरबीआई को अप्रोच करना पड़ेगा, कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी और अपना लाइसेंस दोबारा वापस वही तरीका है। अच्छा, लास्टली एक बात सिर्फ कह दूं, जितने भी शेयर्स के नाम इस शो के दौरान लिए गए हैं, वो कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है किसी की तरफ से भी। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, जानकारी के लिए, और चूंकि वो न्यूज़ में है इसलिए उनकी बात की गई है, इंक्लूडिंग पेटीएम। तो वो अगर कोई एक्शन आप लेते हो तो अपने किसी अलग सलाहकार से ज़रूर राय लीजिएगा। आप सारे मेहमानों का सर बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हमारे निवेशकों को समझाने के लिए कि ये जो इस समय बुल रन चल रहा है ये कितना सस्टेनेबल है और इसके ट्रिगर्स क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।